हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ALM या असिस्टेंट लाइनमैन ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस ALM या असिस्टेंट लाइनमैन ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तथा साथ ही इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को मैं 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करूंगा। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लाइनमैन के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज डैमेज, निम्नलिखित में से कौन सा क्षति का कारण बनता है। तो स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ मेटल कंपोनेंट, धातु घटकों को जलाने से निकलने वाला धुआं या किसी भी पदार्थ को जलाने से जो धुआं निकलता है वो धुआं, या बैटरी केमिकल्स, बैटरी से जो केमिकल्स निकल रहा है, ओल्डर, लीड बेस्ड ओल्डर, तो ये सब क्या है कि क्षति का कारण बनते, कॉज ऑफ डैमेज बनते। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा या का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है। तो फर्स्ट एड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू प्रिजर्व द लाइफ और प्रिवेंट द हार्म और प्रमोट द रिकवरी। मान लो किसी भी कार्यस्थल पर, किसी भी वर्कशॉप पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या है कि उसको एक फर्स्ट एड दिया जाता है उस ऑफिस के रिगार्डिंग, जहाँ पे वो एक्सीडेंट या वर्क प्लेस, ऐसा वर्क प्लेस या वर्कशॉप फ्लोर पे जहाँ पे कोई दुर्घटना हुई है। तो एक प्राथमिक उपचार का जो मेन उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा, क्षति को रोकना और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ABC इन द गिवन फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा में जो ABC का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो ABC का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट एड में वो होता है, A स्टैंड फॉर एयरवे, B स्टैंड फॉर ब्रीथिंग एंड C स्टैंड फॉर सर्कुलेशन। आपसे एग्जामिनर क्या है कि A की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, B की भी और C की भी अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ भी पूछ सकता है। तो एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास ऑफ फायर अकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली के उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की आग लगती है। तो ये होती है क्लास C फायर। तो क्लास C जो फायर होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द हैंड टूल शोन इन द पिक्चर, चित्र में दिखाए गए हस्त औजार का पहचान करें। तो ये जो चित्र में जो औजार दिखाया गया है ये हमारा गिमलेट। तो गिमलेट इज एक ऐसा टूल होता है जो मेनली हम ड्रिलिंग के लिए उपयोग करते हैं या छोटे होल को जनरेट करने के लिए करते हैं लकड़ी के अंदर विदाउट स्प्लिटिंग। तो मेन एम ऑफ गिमलेट इज फॉर द ड्रिलिंग और स्मॉल होल को जनरेट करने के लिए इन द वुड, लकड़ी के अंदर विदाउट स्प्लिटिंग, बिना तोड़े। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ डैश डिटरमाइन वेदर ए मटेरियल इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। मतलब किसकी हेल्प से या किसकी संख्या से हम यह निर्धारित करते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है सुचालक है, कुचालक है या अर्धचालक है। तो क्या हम ये बता पाते जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कोई भी जो मेटल है या कोई भी मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो एक ऐसा पदार्थ जो
ऊष्मा को और बिजली को अपने अंदर से बहने दे, तो वो कहलाता है कंडक्टर। और इंसुलेटर इसका अपोजिट होता है, सब्सटेंस और ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू इट। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या के अनुसार हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक करंट इज द, विद्युत प्रभाव क्या है? तो विद्युत प्रभाव एक क्या होता है कि मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, मुख्य रूप से एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो हमारा करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट में होगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के बहने की जो गति की जो दिशा होती है और करंट की जो बहने की जो दिशा होती है वो आपस में उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो यह हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुख्य रूप से एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम गिवन बिलो शोज है, नीचे दिए गए डायग्राम है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये करता है डीसी या फिर डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रल वायर कैरीज, न्यूट्रल की जो तार होती है उसमें क्या होता है? तो न्यूट्रल वायर कैरीज द जीरो पोटेंशियल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और जो हमारी जो मेन वायर होती है जिसमें करंट बहता है उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। तो न्यूट्रल वायर कैरीज द जीरो पोटेंशियल या शून्य वैभव। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 10 ohm resistor is powered by a 5 volt battery. The current flowing through the source is, एक 10 ओम प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी द्वारा संचालित है तो स्रोत से होकर बहने वाली धारा है वो कितनी है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि V इजिकल टू आई आर। तो V है हमारी वोल्टेज, I है करंट और R है हमारा रजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, करंट को बोलते हैं धारा, वोल्टेज को बोलते हैं वोल्टेज ही कह सकते हो आप। तो जैसा कि आपने यहाँ दिया हुआ है, हमारा क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो आई को हम निकालेंगे तो यहाँ से आई का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा V/R। तो इसने वोल्टेज कितनी दी हुई है? वोल्टेज दी हुई है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। तो जब 1/2 को मैं डिवाइड करूँगा तो आप डिवाइड कर सकते हो तो कितना आएगा, एक तरीके से आधा 0.5। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तो 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज नोन एज, इकाई समय में एक चालक के अनुप्रस्थ काट के माध्यम से बहने वाला कुल चार्ज है के रूप में जाना जाता है। तो ये कहलाता है हमारा एम्पियर। तो एम्पियर की डेफिनेशन होती है ए नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन ए कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज एम्पियर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। साथियों, मैं आपको सभी ऑप्शन इसलिए पढ़कर नहीं बता रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सभी ऑप्शनों को डिस्कस करूँगा तो उससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और ये आप बुक से या थ्योरी से आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि एग्जाम में किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर, चित्र में दर्शाए गए टूल को पहचान करें। तो चित्र में जो टूल दिखाया गया है तो ये हमारा गुनिया या ट्राई स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच, सेंटर पंच के बिंदु कोण का मान क्या है? तो सेंटर पंच के जो पॉइंट एंगल होता है, सेंटर पंच के जो बिंदु कोण की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल इज यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश सरफेस। उच्च प्रकृष्ट वाली सतह बनाने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग करता है। तो अगर हमें ऐसा सरफेस चाहिए बहुत ही हाईली फिनिशिंग, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फाइल यूज करते हैं वो फाइल हम यूज करते हैं डेड स्मूथ फाइल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ डॉली ब्लॉक इन सीट मेटल। सीट मेटल में डॉली ब्लॉक का जो मेन उपयोग है वो क्या है। तो डॉली ब्लॉक का सीट मेटल में जो उपयोग होता है वो होता है शेपिंग द सीट मेटल। सीट मेटल को आकृति प्रदान करने के लिए हम डॉली ब्लॉक का यूज करते हैं इन द सीट मेटल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ स्टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक का एक प्रकार है। तो जो स्टैक के जो टाइप होते हैं वो होता है राउंड बॉटम स्टैक, हाफ मून स्टैक और फनल स्टैक। तो ये जो सभी है वो आंसर सही है। तो राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वायर कंडक्टर शोन इन द फिगर या पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए तार चालक की पहचान करें। तो चित्र में जो दर्शाया गया है चालक है या तार का जो चालक है वो क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। मल्टी स्ट्रैंड में क्या होगा कि जैसे किसी वायर में क्या है कि अलग अलग तारें रहेंगी। तो मेन जो वायर कंडक्टर है जो कि डायग्राम दिया हुआ है वो क्या है कि सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वायर कंडक्टर शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए तार चालक की पहचान करें। तो अभी इससे आप लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ वायर से क्या है कि निकली हुई है अलग अलग कलर की। तो ये क्या है कि मल्टी स्ट्रैंड्स कंडक्टर है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए चीजल का नाम क्या है। जो पिक्चर दिखाई गई है चीजल भी काफ़ी प्रकार की होती है। तो ये हमारी क्रॉस कट चीजल। तो डायग्राम जो दिया गया है जो पिक्चर दी गई है वो है क्रॉस कट चीजल का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर सोल्डर। सोल्डर के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो सोल्डर के लिए जो पदार्थ हम यूज करते हैं वो होता है प्योर मेटल या फिर अलॉय, शुद्ध धातु या मिश्र धातु का हम उपयोग करते हैं इन द सोल्डर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हैंड टूल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए हस्त औजार की पहचान करें। तो ये जो डायग्राम दिया गया है चित्र दिया गया है ये किसका है, ये क्रिम्पिंग टूल का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हैंड टूल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए हस्त औजार का नाम बताइए। तो जो चित्र दिया गया है या पिक्चर दी गई है हस्त औजार की तो ये है हमारा वायर स्ट्रिपर। तो ये क्या है कि लैब के सारे टूल आपने अपनी लैब में भी देखे होंगे डिफरेंट टूल्स। तो ये हमारा वायर स्ट्रिपर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of these joints does not include join of two or more cables? निम्न में से किस जोड़ में दो या दो से अधिक केबल को आपस में जोड़ना शामिल नहीं होता है। तो ये होता है हमारा पोर्ट एंड। तो पोर्ट एंड में क्या है कि दो जॉइंट को आपस में या दो केबल को आपस में जोड़ा नहीं जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A short thin piece of wire which is heated up and melt by flowing of excessive electric current in it is called। तार का एक छोटा पतला टुकड़ा जो अत्यधिक विद्युत प्रवाह बहने से या गर्म होने से पिघल जाता है तो वो क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में क्या है कि फ्यूज लगा होता है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा लाइट आती है, मान लो जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है 220 वोल्ट आ रही है, अगर वो लाइट 230 40 50 तक पहुंच जाती है तो मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रही है। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या है कि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे हुए हैं वो सारे डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो बाहर के मीटर से जो हमारे घर में जो लाइट आ रही है तो वो क्या है कि फ्यूज ही अपने आप को
पिघला देगा, पहले हीटअप होगा, पिघला देगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा और बाकी आगे लाइट नहीं जाएगी। तो हमारे जो पैनल है वो सारे सुरक्षित रहेंगे। तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं फ्यूज का। तो ए शॉर्ट थिन फिल्म ऑफ वायर विच इज हीटेड अप एंड मेल्ट बाई फॉलोइंग एन एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट इन इट, इट इज कॉल्ड ए फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्शन ऑफ फ्यूज इज बेस्ड ऑन, फ्यूज का जो चयन है वो हम किस आधार पर करते हैं? तो फ्यूज का जो चयन करते हैं हम एक स्टडी लोड के ऊपर करते हैं कि जो लोड है वो घर का हमारा लोड कितना है, क्योंकि उसकी जो फ्यूज हम लेके आते हैं उसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है। तो स्टडी लोड और एक फ्लक्चुएटिंग लोड, तो स्थिर लोड और अस्थिर लोड दोनों को काउंट कर कर हम फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं। मार्केट से हम फ्यूज को खरीद कर लाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ स्टडी लोड एंड फ्लक्चुएटिंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमीडिएटिंग स्विच इज कंसिस्ट ऑफ डैश टर्मिनल। इंटरमीडिएट जो स्विच है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? तो इंटरमीडिएट स्विच में क्या होता है कि 4 टर्मिनल्स होते हैं या 4 टर्मिनल्स होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच कैन बी यूज एज मेन स्विचेज टू कंट्रोल मेन और ब्रांच सर्किट इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। घरेलू इंस्टॉलेशन में मुख्य या शाखा सर्किट को नियंत्रित करने के लिए मुख्य स्विच के रूप में निम्नलिखित में से किस स्विच का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है डबल पोल स्विच। तो ऐसे कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं? घर के अंदर डबल पोल स्विच का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच दैट, भू प्रतिरोध को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि, तो द ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी लो एज पॉसिबल, जो भू प्रतिरोध है यथायथ संभव कम से कम हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज बाय द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग का उपयोग किया जाता है? तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन, जो घरों में जो लाइट आ रही है वो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आती है, उसकी जो अर्थिंग की जाती है वो की जाती है स्ट्रिप अर्थिंग। तो स्ट्रिप अर्थिंग इज अ टाइप ऑफ अर्थिंग विच इज यूज बाय द ट्रांसमिशन लाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली ग्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर। आमतौर पर ग्राउंडिंग है वो किसके लिए प्रदान की जाती है? तो जो ग्राउंडिंग की जाती है, अर्थिंग की जाती है, वो की जाती है फॉर द सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सनल। उपकरणों की सुरक्षा के लिए या संचालन कर्मियों की सुरक्षा के लिए, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, तो दोनों की सुरक्षा के लिए, बोथ द सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सनल। उपकरणों की रक्षा के लिए और ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए क्या है कि ग्राउंडिंग की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द मॉइस्चर कंटेंट इन द सोयल अफेक्ट द अर्थ सोयल रेजिस्टेंस। मिट्टी में नमी की मात्रा पृथ्वी के भू प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करती है? तो वो क्या है कि घटा देती है। तो मॉइस्चर कंटेंट इन द सोयल अफेक्ट द, जो अर्थ सोयल रेजिस्टेंस है उसको क्या करता है? घटा देता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो अर्थ सोयल रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस बी रिड्यूस। अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो अर्थिंग रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं बाय प्योरिंग वाटर, या पानी डालकर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आर नाउ जनरली कॉल्ड। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? तो ये हमारा कहलाता है RCCB। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो RCCB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आर जनरली नोन एज द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्या कि अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा को प्रदान करने के लिए हम ELCB, ये होता है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ इज अप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम है वो लागू होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो नियम लागू होता है वो होता है फैराडे का नियम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन। एक सेल की क्षमता को किस में मापा जाता है। तो द कैपेसिटी ऑफ द सेल कैन बी मेजर्ड इन एम्पियर आवर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए लीड एसिड सेल हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट। एक लेड एसिड सेल में जो हाइड्रोजन डैश पर मुक्त होता है, तो इन लीड एसिड सेल द हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द नेगेटिव प्लेट। जो ऋणात्मक प्लेट होती है उसमें जो हाइड्रोजन है वो लिबरेट होता है लेड एसिड सेल बैटरी में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट फ्रॉम ए सोलर पैनल इज इंक्रीज बाई। एक सौर पैनल से धारा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो द करंट फ्रॉम द सोलर पैनल इज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग द सोलर सेल इन पैरेलल। अगर हम सोलर सेल को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम क्या है कि जो सोलर पैनल की जो करंट की जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज सेल एक्सप्रेस इन। स्टोरेज सेल की जो क्षमता है वो किस में व्यक्त की जाती है। तो जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज सेल इज एक्सप्रेस इन द एम्पियर आवर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज। जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो जो म्यूचुअल इंडक्शन के जो सिद्धांत पर है वो कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अल्टरनेटर है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अल्टरनेटर है वो जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है उस पर वह कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर इन सिंगल फेज AC सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन। एक सिंगल फेज AC सर्किट में पावर निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये प्रदर्शित करते हैं हम EI cos थीटा द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मल्टीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीटर का एक प्रकार है। तो मल्टीमीटर में क्या है कि एनालॉग टाइप। तो एनालॉग टाइप इज ए टाइप ऑफ मल्टीमीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैगर हैज़ हाउ मैनी टर्मिनल्स। मैगर में कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो मैगर में जो टर्मिनल्स की जो संख्या होती है वो होती है 2। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डायरेक्टली मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पीरियोडिक वेव। एक पीरियोडिक वेव की आवृत्ति को सीधे मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऐसा डिवाइस ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर या फिर काउंटर। इसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक वेव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी मीटर या फिर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायरिंग इन हाउसेज इज जनरली कनेक्टेड इन। घरों में वायरिंग है वो सामान्यतः की जाती है। तो घरों में जो वायरिंग की जाती है वो एक पैरेलल सर्किट में की जाती है, समानांतर श्रेणी में या समानांतर क्रम में की जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि मान लो सीरीज में मैंने कोई पैनल जोड़े हुए हैं, फ्रिज है, AC है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस,
तो कोई भी अगर लाइट में कोई ख़राबी आती है, सपोज करो ज़्यादा वोल्टेज आ गई, अगर हमें फ्यूज़ सिस्टम या एमसीबी सिस्टम घर में नहीं लगाया हुआ है, तो ये क्या है कि सारे ही पैनल है वो ख़राब हो जाएंगे या जल जाएंगे, क्योंकि आपस में ये कनेक्टेड है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, पैरेलल क्रम में जोड़ता हूँ, मान लें एक कार मैंने एसी को ऐसे चला दिया, फ्रिज को ऐसे चला रहा हूँ, टीवी को ऐसे चला रहा हूँ, तो हो सकता है जो लाइट ख़राब हो तो केवल यही इक्विपमेंट ख़राब हो, अगर यहीं कुछ गड़बड़ हो तो बाकी इक्विपमेंट क्या है कि सेफ़ रहेंगे। तो इसलिए घरों में जो जनरली हम कनेक्शन करते हैं वो किस सिस्टम पर करते हैं, तो वो हम करते हैं पैरेलल कनेक्शन या समानांतर क्रम में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ वायरिंग डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। वायरिंग का जो प्रकार है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो वायरिंग का जो प्रकार है वो निम्न चीज़ पर निर्भर करता है, जैसे लोकेशन एंड कंज्यूमर बजट, जो किस स्थान पर और किस उपभोक्ता का कितना बजट है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी है, सेफ्टी और उसकी अपीयरेंस, उसकी सुरक्षा, दिखावट, स्थापित और उसकी लागत, उसका स्थान और उसको उपभोक्ता के बजट है, वो डिपेंड करता है वायरिंग पर। मान लो हम मार्केट से कोई वायरिंग लाने जाते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस लोकेशन से लेके आ रहे, क्या हमारा बजट है, कितने रुपए की आ रही है, और लेकिन हम हो सकता है हम 100 रुपये खर्च करना चाहते हो और वायर आ रही हो 200 की, उसका सेफ्टी पॉइंट ऑफ क्या है, क्या उसकी लाइफ है, क्या उसकी कॉस्ट है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वायरिंग इज रिकमेंडेड ओनली फॉर टेम्परेरी इंस्टॉलेशन। वायरिंग केवल अस्थायी स्थापना के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये होती है क्लीट। जो क्लीट वायरिंग होती है इज मेनली यूज फॉर रिकमेंडेड ओनली फॉर द टेम्परेरी। जो क्लीट वायरिंग है केवल अस्थायी स्थापना के लिए प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू resistance या two resistor of 4 ohm are connected in series. If another 4 ohm resistor is being connected in series of two combination, then the voltage drop of this cell will be। अगर 2 ओम या 2 रजिस्टर है, जैसे 4 ओम के रजिस्टर, दोनों को सीरीज में आपस में कनेक्ट किया गया है, और एक 4 ओम का रजिस्टर और है, उसको भी उसके कम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, देन वोल्टेज ड्रॉप ऑफ दिस कम्बिनेशन विल बी इंक्रीज। तो उससे क्या है कि वोल्टेज है वो बढ़ेगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग व्हाट डज पीवीसी मीन्स। विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में जो पीवीसी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, पूर्ण तात्पर्य क्या है। तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।